नमस्कार दोस्तों, एचसीएफ क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। एचसीएफ असिस्टेंट टू कंजर्व योर फ्यूचर, मतलब जो 2018 आरपीएससी की वैकेंसी है एचसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस, इसकी स्टडी मटेरियल और जो एग्ज़ाम है स्ट्रेटजी लॉकडाउन में और जॉब प्रोफाइल, इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मैं ब्रीफली थोड़ा सा इसके कुछ बता देता हूँ कि जो भी इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसकी जॉब प्रोफाइल है, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे एग्जैक्ट, और जो इसके कंपलसरी पेपर है और इनके एग्जैक्ट जो भी सिलेबस है। जैसे इंडियन हिस्ट्री का है तो इंडियन हिस्ट्री में पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अपन चर्चा करेंगे कि जो भी ये टॉपिक है, इस टॉपिक का और इस टॉपिक को कहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे मोस्टली टॉपिक अब आपको मिल जाएंगे एक्चुअल में, जैसे चित्रकला और ये मिल जाएंगे, लेकिन आप आगे देखोगे तो जैसे नेचुरल वेजिटेशन आपको ये दे रखा है तो उनके संरक्षण यहाँ तक मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से कुछ ये सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ें अपन देखेंगे। जैसे इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर जीडीपी जीएनपी ये आप करंट बेस पे कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको ये चीज़ आपको कवर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अपन वो कहाँ से कर सकते हैं। ऐसे एग्जैक्ट सारे साइंस और अपन राजस्थान के हर पार्ट का एक एक अपन चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से कौन सा सिलेबस कर सकते हैं। तो इससे पहले अपन आज सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी क्लासेस के बारे में ऑनलाइन, तो अभी फ़िलहाल ऑफलाइन क्लासेस थी, अभी 6 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस पूरी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। तो इसके अंदर हम जो भी क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं वो जियोलॉजी है, जो जियो खान सर, मतलब जो जियो खान चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, वहाँ पे क्लासेस में आप देखा होगा डेमो क्लासेस फैजल सर है, तो वो क्लासेस ले रहे हैं जियोलॉजी के लिए। और एनवायरनमेंट के लिए आपके मनीष सर है, कंप्यूटर साइंस के लिए फैकल्टी है अपने एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ किशनगढ़ कॉलेज के, अच्छी फैकल्टी है, एचओडी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के। पूरा डिटेल में इन्हीं क्लासेज का थोड़ा सा एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ मैं डिटेल में दे दूंगा, अभी ब्रीफली दे रहा हूँ, ठीक है। और जीके के लिए क्लासेस और इंग्लिश और टेस्ट के लिए हम आपको बता दें कि एवरी टॉपिक जो सब्जेक्ट एवरी सब्जेक्ट है इनके लिए हम 10 टॉपिक और 4 फुल टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमने सब टॉपिक उनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये रहा, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 3952-495, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आप पूरी डिटेल ले सकते हो, या हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो www.hcfclasses.com पे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके, आप जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है और एग्ज़ाम के जो सिलेबस है और जो भी इसे बुक्स और स्टडी मटेरियल है, पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस दे रखा है उसका स्पेसिफाई जो पॉइंट दे रखे हैं, वहाँ से एग्ज़ाम डेट इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे खूब से स्टूडेंट्स और कॉल आते हैं कि इसकी एग्ज़ाम अब हो सकती है या इस साल होगी नहीं अगले साल होगी, रेवेन्यू डेफिशिएंट की वजह से गवर्नमेंट करा नहीं रही है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। इस पर अपन थोड़ा सा विस्तार से चर्चा भी करेंगे साथ में, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम की डेट हो उसमें एग्ज़ाम की डेट मायने नहीं रखती, लेकिन आप जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसके अंदर आप जब भी लॉकडाउन हटेगा तो उस टाइम क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ अपन जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे। और मैं एक अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो यूपी पीएससी की एसीएफ का और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एक एग्ज़ाम आ रखा है, अभी उसकी 18 तारीख लास्ट डेट है, तो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसके एक्चुअल में ये आरपीएससी का जो है उससे कितना रिलेटेड है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे पूरे थोड़ा सा कंपेरेटिव टाइप आप देख सकते हो, उसका सिलेबस और उसका पूरा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो उसके लिए अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप देखोगे तो इसके अंदर 3 स्टेप एग्ज़ाम के, रिटन एग्ज़ाम है, फिजिकल एग्ज़ाम है और इंटरव्यू एग्ज़ाम है। रिटर्न के अंदर आप देखोगे यहाँ पे रिटर्न के बारे में अपन थोड़ा सा इसके आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे फिजिकल का थोड़ा सा आपने एडवर्टाइजमेंट में सब ने पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ कि 25 किलोमीटर है और 16 किलोमीटर लड़कियों के लिए, ठीक है। 4 घंटे में आपको रेस पूरी करनी है, मोस्टली इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप इसमें आप एक बार देखोगे तो एसआई का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जब फिजिकल दिया था तो उन्होंने मुश्किल से 20 डेज आपको दिया था, और उसमें मोस्टली जिसका रिटर्न में स्कोर अच्छा था वो लगभग उसमें क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे। तो यहाँ एक आपको ध्यान देने लायक बात यह है कि आपको रिटर्न के साथ साथ फिजिकल में भी आपको ध्यान देना है। मतलब 25 किलोमीटर है लेकिन ईजी नहीं है, मतलब आप 10 से 15 किलोमीटर तो आप चलोगे, उसके बाद 15 किलोमीटर में जोर आने लगेगा और भी आगे जोर आने लगता है। तो एक प्रैक्टिस
बहुत इसकी ज़रूरी हो जाएगी। हाँ, अभी आप थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाए तो आप इसको उस टाइम से ड्यूरेशन से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन इंटरव्यू इसमें 75 मार्क्स का है। जैसे RS में 100 मार्क्स का होता है, इसमें 75 मार्क्स का है, और बहुत मेजर रोल है, क्योंकि ACF और AFO दोनों में यदि आप रैंक लेना चाहो तो ये रैंक पूरी डिसाइड यहीं पे होगी आपकी। ठीक है, तो ये आप चर्चा करेंगे। लेकिन एक इसमें साथ में आपको बात बता दूं कि जो इसमें पोस्ट दे रखी है, जो ACF की दे रखी है और AFO की दे रखी है, किसी स्टूडेंट ने गलती से इन्होंने प्रेफरेंस देने में गलती कर दी, तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन दोनों के लिए आपको जब कैसे ये दोनों प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रिटर्न एग्जाम के लिए। तो इससे पहले अपन बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल में ज़्यादा नहीं है, आपको जॉब प्रोफाइल के लिए थोड़ा सा मैं इतना सा बता दूं कि जो ACF का पे लेवल है वो 14 है। 14 मतलब 5400 पे ग्रेड अपन जो पहले बोलते हैं, अभी 7th पे में ये L14 ये सिस्टम लागू है। और FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए पे 11 है, 4200। तो आप देख रहे हो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मतलब ये 5400 4200 पे ग्रेड है। इसकी सैलरी आप देखोगे तो RS के सेम कैटेगरी में आता है ये, और 56,100 के समथिंग ये सैलरी इसकी है। इसकी आप देखोगे लगभग 37,000 के समथिंग सैलरी है। तो ACF की नो डाउट अच्छी खासी सैलरी है, RS के इक्विवेलेंट जॉब है। यदि आप RS और RPS दो सर्विस को छोड़ो तो आपके बाकी सारी RS से ज़्यादा बेटर है ये। देखो, आप RS से कंपेयर करोगे तो RS में 40 के समथिंग सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, फ्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, इतनी सारे प्रोसेस होता है। और उसके बाद क्या गारंटी है कि आप प्रॉपर RS ही ले पाओगे, क्योंकि RS की पोस्ट भी आप देखोगे यहाँ 99 पोस्ट है इसकी ACF की, और RS में आप देखोगे तो इतनी पोस्ट RS और RPS की दोनों को मिला के आती है। और वो एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उसमें कितने सारे एथिक्स पड़ता है। और यहाँ का सिलेबस देखोगे तो आपको RS के कंपेरेटिव बहुत ईजी है। अभी अपन थोड़ा सा इसको एलिबोरेट करके अपन समझेंगे। तो ये दूसरी बात आप देखोगे इसके अंदर जॉब प्रोफाइल के अंदर कि जो RS को सुविधाएं मिलती है, जैसे मान लो आपको RS को सेम वही सुविधाएं मिलती है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, और जो हेल्पर मिलते हैं, सारी वो चीज़ें मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ आपको प्रमोशन देखोगे तो RS से ज़्यादा आपको इसमें पहले प्रमोशन मिलता है। RS को एक RS IAS तक पहुँचने के लिए IAS तक पहुँचने के लिए वो उसको 15 साल के समथिंग लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे इसके अंदर तो ये DFO जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उसमें आप पहुँचने में आपको मुश्किल से 5 से 7 साल के समथिंग आपको लगते हैं। ठीक है, तो ये जो IFS होता है, IFS लेवल की पोस्ट होती है, और आप सीधे इस पोस्ट पे पहुँच जाते हो, तो बहुत अच्छी जॉब है। और आप इसको देखोगे तो जैसे IAS के अंदर आप देखोगे तो 3 मतलब इंडियन लेवल की जॉब होती है, सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, IAS होती है, IFS होती है, और इंडियन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होती है। तो 3 इस आप इंडियन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लेवल पे आप 5 से 7 साल पे पहुंच जाते हो। तो ये तरह प्रमोशन का और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको कंजर्वेटिव फॉरेस्ट प्रमोशन मिलता है, CF मिलता है, फिर PCF मिलता है, प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट मिलता है। ऐसे बढ़ के आपको बहुत आगे तक सेक्रेटरी तक आपको इसके प्रमोशन मिलते हैं। ठीक है, और इसका प्रोफाइल आप देखोगे, वर्क प्रोफाइल, तो इसमें वर्क प्रोफाइल बहुत ही वाइड है। आपको मतलब इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी जगह ट्रेनिंग मिलती है आपको, जैसे आपको देहरादून मिलेगी, आपको कोयम्बटूर मिलेगी, जालाना आपने जो बना हुआ है वहाँ पे, आपको जयपुर में वहाँ पे आपको इसमें ट्रेनिंग मिलेगी। तो बहुत सारी प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें घूमने को मिलते हैं। और बहुत वर्क फाइल ट्रेनिंग होती है, वो एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है किसी का, तो इसमें इतनी जो वाइड लेवल पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सेम RS के इक्विवेलेंट आपको ट्रीट किया जाएगा। मतलब ऑफिसर लेवल L14 में आ रहे हो आप, नो डाउट आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और इसका सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो मानता है कि ACF कुछ भी नहीं है, या उसको लगता है कि ACF को मैं ऐसे ही लेता हूँ हल्के में, या चलो एग्जाम दे के देखते हैं, आया हुआ है और इसको टारगेट नहीं, मेरा सपना तो IAS और RS से है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले लगभग जो 2 साल से कोचिंग में हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं हमारे ध्यान में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2000 के अबू मेरे ध्यान में स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेज और मेरा इंटरेक्शन हो चुका है। तो उसमें आप देखोगे तो RS के लगभग वही स्टूडेंट्स हैं जो BSc साइंस स्ट्रीम से हैं, BTech से हैं,
उनके पास एक सब्जेक्ट उन्होंने अच्छे से ले रखा है, उनके पास क्या स्ट्रॉन्ग पावर है, उनके पास जीके अच्छे से है, उनके पास इंग्लिश अच्छे से है, और इन्वायरमेंट का बेसिक उनके पास है। ठीक है, यहाँ बैठ रहे हैं आईएएस वाले, मेरे खूब से स्टूडेंट्स हैं और साथ वाले हैं जो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो पूरा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। स्पेशल जो राजस्थान के हैं, उनका जीके बहुत अच्छे से, उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से सब्जेक्ट का रखा होता है, उनको एक ऑप्शन लेना पड़ता है। ठीक है, आईएफएस यूपीएससी जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके 2 ऑप्शन बहुत अच्छे से होते हैं, इंडिया जीके लेवल बहुत अच्छे से होता है, उनको ओनली राजस्थान का पढ़ना है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के पास उनके पास राजस्थान का जीके, इंडिया जीके और इंग्लिश ये सारा तैयार है, उनके पास एक ऑप्शन भी अच्छे से तैयार होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, तो उनको ओनली पढ़ना क्या, दूसरा ऑप्शनल ओनली तैयार करना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो आप टेक्निकल स्टूडेंट तो देख रहे हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट है उनके पास एक ऑप्शन जैसे सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, उनके पास अच्छा उनको जीके और उनमें थोड़ा सा बेसिक करना है, और उनके साथ आपको इंग्लिश लगभग ठीक होती है, उनकी भी अच्छी होती है, और एक इन्वायरमेंट साइंस उनको करनी होती है, मतलब इन्वायरमेंट साइंस नहीं, ओनली एक ऑप्शनल लेना पड़ता है दूसरा। तो ये जो कॉम्पिटिशन डेप्थ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये इसलिए सारा चीज़ें बता रहा हूँ कि कंपटीशन डेप्थ बहुत ही मतलब ज़्यादा है। आप जो आरएस के स्टूडेंट्स को आप कंपटीशन के अंदर आपके फेस कर रहे हैं, आईएएस के स्टूडेंट्स इसमें एस्पिरेंट बैठ रहे हैं, आईएफएस और फर्स्ट ग्रेड और सारे बैठ रहे हैं, तो आप इस इंटरेस्ट एग्ज़ाम को हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल आप इस अंदाजे से लगा सकते हो कि ये एग्ज़ाम की कितने इसमें कॉम्पिटिटर है। इसकी एग्ज़ाम की आप बोलो तो पिछली बार 80,000 के समथिंग फॉर्म थे, अब ये है कि 81,000 मतलब 180,000 के समथिंग फॉर्म, 2 लाख के समथिंग फॉर्म आ चुके हैं। मतलब इनमें ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, फॉर्म रिक्रूटमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये देख सकते हो कि इसमें जो है सब एस्पिरेंट है वो बहुत क्वालिटेटिव टाइप के स्टूडेंट्स हैं। आप जिनसे आप मतलब टक्कर दे रहे हो। साथ में जो भी इसमें एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैं एक बात बता देता हूँ कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक्साइज ऑफिसर है, बाहर आउट ऑफ राजस्थान में, चेन्नई में पोस्टेड है, वो खूब सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत ना इंटरेस्ट के साथ बैठ रहे हैं एग्ज़ाम को, और बहुत सीरियस लेके बैठे हैं। खूब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने छुट्टी ले रखी है स्पेशल इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वो ओनली टारगेट बना रहे हैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि उनको पता है कि आरएस में अपन इतना माथाफड़ी करके भी है ना इतनी अच्छी पोस्ट नहीं ले सकते हैं, श्योर नहीं कि वो पोस्ट लें, लेकिन यहाँ अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस आरएस, इस पूरे एसीएफ का जॉब प्रोफाइल। तो आप इस एग्ज़ाम को सीरियस लीजिए, बहुत अच्छी पोस्ट है, और जो भी इसका सिलेबस है वो सिलेबस आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसको अच्छे से समझोगे, एनालिसिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही छोटा है। आपको इसको टारगेट एसीएफ करके यदि एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो तो सिलेबस बहुत छोटा है। यदि आप ये सोच रहे हो कि मेरा जैसे पटवारी एग्जाम दे रहा हूँ, आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप वाइड सिलेबस पढ़ सकते हो। मुश्किल से आरएस स्टूडेंट्स जो एक्सपीरियंट है, वो जो पहले से जीके बराबर पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये नया नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है, जो नया तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब में है, जो टीचर है खूब सारे, वो इसमें एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो एक सिलेबस है, तो सिलेबस को मतलब जो सिलेक्टेड टॉपिक है, इसमें सिलेबस में सबसे अच्छी चीज़ आपको देख रखी है क्या, कि जैसे आपने सिलेक्टेड टॉपिक दे रखा है कि इसने ओनली कल्चर दिया है, कल्चर में आपको चित्रकला, मूर्तिकला और ये चीज़ें दी आपको। ठीक है, और जो हिस्ट्री दी है तो हिस्ट्री में ओनली मॉडर्न हिस्ट्री दी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको पूरा नहीं दिया। 1857 का जो स्ट्रगल दिया है वो दिया है। तो इस सिलेबस को आप टॉपिक टू टॉपिक कैसे कवर करना है, आपको ज़्यादा वाइड नहीं पढ़ना है, और इस सिलेबस के किस तरह से एग्जाम में अपने क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ से अपन वो एग्जाम के प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहाँ से अपन स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसके साथ पेपर की। तो इसमें 4 पेपर होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव है पेपर है। पिछली बार एक इंग्लिश का पेपर सब्जेक्टिव हुआ था और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो जीके का पेपर आप पिछली बार का देखो तो बहुत इजी लेवल का पेपर था, वैसा पेपर इस बार नहीं आएगा। 7-8 साल बाद में एग्जाम हो रहा है तो बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम आएगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जैसे आप देखते हो एसआई और आरएस के जो एग्जाम दिए होंगे, पेपर देखे होंगे, तो ये एसआई से लेके और आरएस की ये जो मीडियम टू लेवल है, इसका मॉडरेट जो लेवल कह सकते हैं अपन, ये जो लेवल इस जीके का पेपर का रह सकता है। आप इसके अंदर जैसे पॉलिटी नहीं है, तो पॉलिटी को छोड़ के आप जो सिलेबस एसआई के अंदर पेपर आया है,
तो वो आप इसका पैटर्न फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अपन कंपलसरी में अभी जीके का देखेंगे अपन कि जीके का पैटर्न के जो एक एक सब्जेक्ट को अपन देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। रहा इंग्लिश का, तो इंग्लिश का आप देखोगे तो इंग्लिश जो आप पेपर कहाँ से सोल्व कर सकते हो इंग्लिश के, जैसे अभी एलडीसी के एग्जाम हुए हैं, अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम करवाए हैं, 4 पेपर हुए हैं इसके पेपर, और आप आरएस में तो इसमें हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम है, लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करा रही है एलडीसी के, तो लगभग सेम पैटर्न है उसका। ठीक है, तो वहाँ से आप जो एलडीसी के वहाँ से आप पेपर लीजिए और उनको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो वहाँ से आपको लेवल पता लग जाएगा इंग्लिश का कैसा। हाँ, इतना इजी लेवल वहाँ पे भी नहीं दे रखा है अधीनस्थ बोर्ड ने, लेकिन टफ ही नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसका एग्जाम का पैटर्न देख सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश में मैं थोड़ा बता दूँ तो इंग्लिश के लिए एक और आती है दिशा 2020। तो दिशा 2020 में क्या दे रखा है कि उसमें जो राजस्थान में एग्जाम्स हो रहे हैं और भी एसएससी एग्जाम के ले रहे हो, तो जो इसमें सिलेबस दे रखा है टॉपिक टू टॉपिक, वो सिलेबस आप वहाँ पे पूरा फॉलो कर सकते हो, और फॉलो करके उसमें देख सकते हो क्वेश्चन का नेचर क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जैसे हमारी जो क्लासेज चल रही है, दिनेश सर जो पढ़ा रहे हैं, शेफलिंग आप जहाँ टॉम फट में कोचिंग चल रही है उनकी, और आज 7-8 साल से 10 साल से वो पढ़ा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, और बहुत अच्छे एग्ज़ाम है, लेवल है इसका कोचिंग का, तो आप वो सर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी क्लासेज वहाँ से ले सकते हो, आपको प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे वहाँ पे, साथ में आपको एक मतलब पूरा वाइड लेवल पे एक जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड है वो सारा एक तरह से आपको कलेक्ट मैटर करके आपको डे बाय डे आपको मतलब मेमोरी टाइप करवाएंगे। ये तो रही अपने बात 2 कंपल्सरी एग्जाम की बात। रहा ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल अभी आप कोई भी जिसने भी जो चूज किया है, मैं इतना सा कहना चाहूँगा उनको कि जो ऑप्शनल आप चला रहे हो साथ में, तो ऑप्शनल के साथ साथ आपको दोनों ऑप्शनल आपका बहुत वाइड है, हर जैसे लगभग हर ऑप्शनल में 10 यूनिट दे रखी है आरपीसी ने, तो 20 यूनिट यहाँ पे होती है, 20 दोनों में, और यहाँ पे 10 यूनिट के समथिंग है, और जीके के अंदर आपके कम से कम 8 से 8 सब्जेक्ट आप यहाँ पे है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जीके के अंदर जनरल नॉलेज की अपन बात करते हैं, जीके तो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दे रखी है, 3 यहाँ पे है, और राजस्थान के भी 3 यहाँ पे है, इसमें पॉलिटी नहीं दी आपकी। ठीक है, खूब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर पॉलिटी कहाँ से पढ़े, खूब बोल रहे हैं सर हिंदी कहाँ से पढ़े, तो हिंदी और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। साइंस है, साइंस का लेवल भी बिल्कुल आरएस के लेवल का है, तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर, चौथा ये आपके पास साइंस है, तो 7+1 आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, मतलब 8 सब्जेक्ट आपको लगभग यहाँ से पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन आपको 8 सब्जेक्ट बड़े लग रहे हैं, लेकिन इनके जो सिलेबस देखोगे वो बहुत ही मतलब पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफाई कर रखा है सिलेबस को, अपन अभी इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हो इसके अंदर जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, कौन से टॉपिक को, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपन इसमें 1 बाय 1 एक सिलेबस में अपन देखेंगे अभी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो मैं बात करता हूँ इंग्लिश में तो मोस्टली दे रखा है सिलेबस, तो अपन हिंदी वाले की चर्चा करते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, नृत्य और संगीत, बहुत छोटा सिलेबस है। आपको देखोगे तो यूपीएससी को नितिन सिंघानिया फॉलो करोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस लगेगा आपको, लेकिन आप मतलब कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे या उनसे आप पढ़ोगे आप तो बहुत ईजी लग जाएगा। लेकिन आपको इनमें सिलेबस जो अपन टारगेट करते हैं इसमें बुक्स या स्टडी मटेरियल, तो आप बुक्स पढ़ोगे तो इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए मैं इतना रिकमेंड करूँगा कि जैसे तमिलनाडु बोर्ड की बहुत अच्छी बुक्स आती है, ऐसा है, मैंने नहीं पढ़ी लेकिन मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छी बुक आ रही है। साथ में हिंदी मीडियम के लिए कह सकता हूँ आप नितिन सिंघानिया, अभी टाइम है तो नितिन सिंघानिया से आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन नितिन सिंघानिया बहुत ही वाइड है। उसके साथ यदि आप कोई फॉलो नहीं करना चाह रहे हो, आप बेसिक और सरफेस लेवल का पढ़ना चाह रहे हो, जैसे आरपीसी का पैटर्न है, इतना डीपली नहीं पूछती, तो आप किसी भी कोचिंग के एक नोट्स ले सकते हो। ठीक है, और उसके साथ आप क्या कर सकते हो कि एक जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप एक बुक आती है घटना चक्र। ठीक है, उस घटना चक्र से जो टॉपिक है चित्रकला, वहाँ से आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, वहाँ आरपीसी राजस्थान के लेवल के भी क्वेश्चन है, और बाकी अदर एग्जाम जैसे यूपी, एमपी और बिहार इन सब के, और आईएएस के एग्जाम के जो टॉपिक है, तो लगभग ऐसा बोलते हैं घटना चक्र जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन आ रखे हैं अलग अलग बोर्ड के एग्जाम, उनमें आप 50% 40% कवर हो जाता है, तो वहाँ से आप दोनों से कॉम्बो बढ़ा सकते हो। ठीक है, रहा हमारे साथ में, तो हम जो अभी जो क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं
उसमें हमने इस सिलेबस का टॉपिक टू टॉपिक हमने कवर किया है, और जो मल्टीपल सोर्स है वहाँ से कलेक्ट करके जो मल्टीपल क्वेश्चंस आ रखे हैं बोर्ड के एग्जाम के अलग अलग एग्जाम में, तो वहाँ से उनको कलेक्ट करके उसमें हमने नोट्स में कंपाइल किया है। तो आप वो नोट्स भी देख सकते हो, साथ में हमारी क्लासेज को भी फॉलो कर सकते हो। रहा हमारा इंडियन हिस्ट्री में मिडाइल आपको दिया नहीं, मिडाइल बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। ओनली जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया में आपको क्या पढ़ना है, आपको जैसे 1857 की क्रांति जहाँ से स्टार्ट होती है, उस स्टार्ट से लेके आपको क्या होता है, फिर 85 में कांग्रेस का उदय हो जाता है, स्थापना होती है, और स्थापना होकर फिर नरम दल और गरम दल दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों बीच में कॉन्ट्रोवर्सन होता है, उनकी कार्यशैली होती है, और उनके जो अलग अलग इनकी जो अधिवेशन होते हैं, ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद जो क्रांतिकारी एक फेज जाता है, 2 क्रांतिकारी फेज आते हैं, एक तो पहले आता है गांधी जी के बाद में, और दूसरा गांधी जी बाद में आता है, ठीक है। जब 1920 के बाद देखोगे तो जो क्रांतिकारी फेज आता है इसके अंदर गतिविधियाँ आती है वो। उसके बाद 1915 में अंदर गांधी जी आ जाते हैं, और गांधी जी के बाद में 1938 के समथिंग जो भी सुभाष चंद्र बोस का योगदान होता है, भूमिका होती है, वो एक तरह से पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको पहले का पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, और जो 57 है यहाँ से आपको पढ़ना है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। मुश्किल से आप यदि एक कंपाइल नोट्स पढ़ोगे या एक सिलेक्टेड मैटर पढ़ोगे तो मुश्किल से आपको 3 दिन का 4 दिन का सिलेबस है पूरा ये, ठीक है। तो आपको पढ़ना कहाँ से, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि सेल्फ स्टडी कर आप एक कोई भी बुक रेफर कर लीजिए। बेसिक में यदि कोई रिकमेंड कर रहा है कि जिसका आप बेसिक अच्छे से करना है, आरएस की भी तैयारी कर रहा है साथ में और ऐसे, तो वो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो जो 11th-12th में चलती है। उसकी मुझे याद नाम नहीं आ रहा है, तो विपिन चंद्रा, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रम बोल रहे हो कि स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हो, तो इतना वाइड सिलेबस आपका है नहीं, तो आप स्पेक्ट्रम वगैरह आप फॉलो करो। आप बेसिक रचिंग के नोट्स लो, यदि वो भी नहीं ले सकते हो तो आप एक बुक आती है हिंदी मीडियम वाला के लिए, किरण पब्लिकेशन, बहुत ही ग्रंथ है, वाइड मतलब सिलेबस उसमें दे रखा है, मतलब फैक्चुअल है, लेकिन आपको इनमें से सिलेक्टेड टॉपिक ही आपको उठाना है और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ है उसके अंदर, ठीक है। साथ में आप ये क्वेश्चन आप घटनाचक्र से फॉलो करोगे तो आपको 100% कवर हो जाएंगी चीज़ें, कुछ भी बाहर नहीं जाएगी दोनों से। बाकी यदि आपको मैं इतने रिकमेंड करूँगा कि यदि सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना आप, और बाहर की इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ना। हाँ, बाहर की चीज़ें पढ़ रहे हो, 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, तो उससे पहले उसकी भूमिका पढ़ सकते हो, ठीक है, उस आसपास का माहौल पढ़ सकते हो। तो कांग्रेस का उदय होता है तो उससे पहले जो इस संगठन बनते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो चीज़ आप पढ़ो बेसिकली, लेकिन आपको याद क्या करना है, याद ये टॉपिक करना है, क्योंकि आरपीसी मोस्टली आउट ऑफ सिलेबस देने से बचती है। क्योंकि आपने देखा होगा तो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे तो उनको डिलीट करना पड़ा। तो आप इतना विश्वास रखिए, और स्पेशल जो एचसीएफ टारगेट तैयारी कर रहा है उसको तो आप लिमिटेड में रखिए तैयारी करनी है, क्योंकि उसको साथ में ऑप्शनल भी करना है, इंग्लिश भी करना है, राजस्थान भी पढ़ना है और सिलेबस पढ़ना है। बाकी जो आरएस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो कोई भी कहीं से भी आप पढ़िए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे थोड़ा सा जियोग्राफी में आप देख रहे हो, इसमें देखो पर्वत, पठार और मैदान, तो ये क्या दे रखा है, ये आप यदि बेसिकली आप देखोगे, थोड़ा सही नहीं बना, तो यहाँ से पढ़ने को तो आप इसमें बुक आती है जैसे मैथ्स बर्नवाल, ठीक है, और 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, जो एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए होती है, और दूसरी एक और भौतिक भूगोल जो रास्ता भारत का आता है वो बुक भी आती है। लेकिन आपको इतनी बुक्स कहीं से भी फॉलो नहीं करनी है, आपको बेसिक चीज़ें करनी है। आपको करना क्या है, जैसे पर्वत पठार, पर्वत क्या है, हिमालय से शुरू हो जाओ, इधर अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, नाईमुड़ी, और जो वेस्टर्न और पूर्वी घाट है, गारो घासी पहाड़ी, सारी पहाड़ियाँ होती है, पठार होते हैं, इनको करना कहाँ है, आपको क्या करना है, इसके लिए मैप लेना है, और मैप के साथ आपको क्या करना है, इसका बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए जो फीचर्स आपको पढ़ना है इसके सारे, तो आपको एक मैथ्स बर्नवाल बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, आप वहाँ पढ़िए दोनों, और मैप को दोनों को फॉलो करिए, और एनफ है सर। बाकी जैसे आप पढ़ना चाह रहे हो कि हमें ओनली जैसे कि बाकी हमें देखो, आप मैथ्स बर्नवाल और ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप मैथ में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हो तो आप मैथ में आराम से सोल्व कर सको। बाकी जैसे आप क्लासेज कहीं से भी ट्यूशन ले मतलब कोचिंग ले रहे हो, तो हम जो अभी जैसे पढ़ा रहे हैं, हमने क्या किया, बेसिक कंसेप्ट जो पढ़ाने को पढ़ाता होता है
फिर उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस आने वाले प्रीवियस के उनको एक जगह कंपाइल करके और नोट्स बना के उनको हमने एक जगह दे दिया है, ठीक है। बाकी बेसिक कंसेप्ट के लिए आप जो इसमें पूरे ज्योग्राफी में सिलेबस में दे रखा है वहाँ कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो। मानसून का जो मैकेनिज्म होती है पूरी इस मानसून की मैकेनिज्म आप पढ़ सकते हो कि मानसून कहाँ से एंट्री करता है, कहाँ वर्षा क्षेत्रफल है, राजस्थान में कौन सी किधर से एंट्री करेगा और सबसे पहले कहाँ पे आता है, सबसे बाद में कहाँ से आता कौन सा आता है, कौन सी शाखा कहाँ पे वर्षा करती है। तो ये सारी चीज़ें वर्षा का वितरण कि उनके मैप के अकॉर्डिंग पूछ ले वर्षा का वितरण। तो इस तरह से थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाइड होकर आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्चुअल टाइप आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रहा प्राकृतिक वनस्पति और उसका संरक्षण, तो देखो ये चीज़ आप पढ़ रहे हो तो फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंटल वालों के लिए ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो भी आप प्राकृतिक वनस्पति आप पढ़ रहे हो तो आप मैथ्स बंडवाल से यहाँ से आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें मैटर। वनों की कटाई और मृदा संरक्षण ये सारा टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आपको यदि चीज़ें एक जगह कहीं बोले कि एक जगह मिल जाएगी तो कहीं से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो हमारे जो नोट्स है वो आप फॉलो कर सकते हो। आप हमारे जो नंबर है उन पे आप कॉल करके मैसेज करके आप ले सकते हो, ठीक है। रहा बात इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी बात करते हो तो इसमें क्या दे रखा है, इंडियन इकोनॉमी में आपको पूरी जो जीडीपी और जीएनपी आप इंग्लिश में समझने बैठ रहेगा यहाँ पे, जीएनपी जीडीपी पर कैपिटा इनकम और एसडीआई, तो ये सारा नेशनल इनकम का है। तो आपको पढ़ना क्या है, यहाँ ये चीज़ें पढ़नी है ओनली, यहाँ फैक्चुअल भी है और पूरा मतलब डायनेमिक टाइप इकोनॉमिक्स है, मतलब आप स्टैटिक्स पढ़ोगे इसका बेसिक ट्रेडिशनल, तो नेशनल इनकम का आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है वहाँ से आपको पढ़ना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आपके सोल्व हो जाएंगे। और बेसिक यदि जीडीपी के लिए आप पूछ ले जो फैक्टर कॉस्ट होता है इनके लिए और इसके लिए जो चेंजेस आए हैं और इनकी जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है तो इनसे रिलेटेड पूछ ले, जीडीपी का फॉर्मूला पूछ ले, जीडीपी जीएनपी माइनस करके ऐसे करके, तो वो चीज़ आप नेशनल इनकम के लिए बेसिक आप पढ़ सकते हो। बाकी इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपके लिए एनफ है। रहा पॉपुलेशन जिसकी स्ट्रक्चर है, इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है, ये सारा करंट अफेयर्स पे आप सर्वे पढ़ोगे तो साथ में आपको जैसे बर्नवाल पढ़ रहे हो आप और वहाँ से आप नोट्स के साथ पढ़ सकते हो। जो लैंड यूटिलाइजेशन भूमि का उपयोग फसलें हैं ये आप जैसे पढ़ोगे तो इसमें क्या है कि ज्योग्राफी में दे रखा है ये प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, लेकिन उनको इकोनॉमिक रूप से आपको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो जो जैविक खेती है जो आसाम से अभी चल रही है, सिक्किम से सॉरी, तो वो एक करंट टॉपिक है, तो आप यूट्यूब पे करंट बेस पे गूगल पे सर्च करके आराम से पढ़ सकते हो। कपड़ा पेट्रोलियम में सारा आपको बुक में मिल जाएंगे। और जो वित्तीय समावेशन जनधन योजना है ये करंट बेस पे पूरा, ठीक है। इनको करंट पे रिलेट करके जैसे सर्वे है, सर्वे से रिलेट करके इसके फैक्चुअल डाटा आपको कलेक्ट करना है। साथ में मुद्रा योजना है तो इसको सर्वे के साथ आपको बजट के साथ, बजट कब कितना एलोकेटेड हुआ था और जो बेसिक है उसका बहुत पढ़ना ही है, साथ में करंट के फैक्चुअल भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नीति आयोग है, जीएसटी और ग्लोबल वार्मिंग ये आपको दोनों इकोनॉमिक के पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें अर्थव्यवस्था में देने का मतलब ये है कि इससे जो भी जीडीपी का मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कितना इफेक्ट हो रहा है भारत में, इसमें कितना खर्च कर रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखनी है। कार्बन ट्रेड है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। रहा बात साइंस की, तो साइंस में आप देखो बेसिक साइंस है, आपको बेसिक साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो आपको जैसे 9th और 10th की जो बुक्स चल रही है वहाँ से आप बेसिक साइंस पढ़ सकते हो, मतलब ज़्यादा सिलेबस नहीं है, फटाफट आप कर सकते हो, ठीक है ये चीज़ें। और वहाँ बात आपको और भी तो एक अरिहंत की बुक आती है, अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत अच्छी बुक है। आप वो एक ऐसे NCERT बेस पे और लैंग्वेज वैसी है, तो वो आप बुक आप आराम से पढ़ सकते हो। और उसमें आपको ये चीज़ें भी मिल जाएगी साथ में, जैसे जो इसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है और कार्बन है, पीएच स्केल है, जो सारा टॉपिक ये RS का टॉपिक है, ठीक है। पॉलीमर है, सारा टॉपिक यहाँ से आपको अरिहंत पे मिल जाएंगे सारे, ठीक है। जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, वो आपको एक जैसे विवास स्पेक्ट्रम या कुछ भी आप बुक ले रहे हो वहाँ से पुनोरमा से आपको कलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो इसमें करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, जैसे जितने भी PSLV GSLV छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप बेसिक करंट आप जरूर करिए इसके साथ। टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इसके साथ भी बेसिक करंट कीजिए, और साथ में आपको क्या करना है कि इसका बेसिक भी आपको जैसे मैंने बताया वहाँ से आप कवर कर सकते हो। रहा बात ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में ऊर्जा
के वैकल्पिक स्रोत। तो ये आपको देखोगे तो इन्वायरमेंट में आपको टॉपिक मिलेगा, और इकोनॉमिक्स में भी आपको थोड़ा बहुत इसमें रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह देख रहे हो तो वो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी राजस्थान का, तो राजस्थान का एग्ज़ाम है और राजस्थान का मेजर रोल होता है। जैसे आप RS के एग्ज़ाम को देखा होगा तो वहाँ पे एग्ज़ाम में 40% से 50% वेरी करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि जो सिलेबस में दे रखा है, इनडायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि करंट का लेवल जो राजस्थान का इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वहाँ RS के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ आपके 60+ क्वेश्चन आराम से राजस्थान के हो जाते हैं, 50 के समथिंग, 50-60 के समथिंग। यहाँ आपके 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 क्वेश्चन में राजस्थान के आप 40 क्वेश्चन मान के चलिए। 40 क्वेश्चन में आपको मेजर रोल कहाँ आपके करंट भी आएगा, इसके अंदर हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमिक्स भी है। रहा बात पॉलिटी, तो पॉलिटी में आप इतना सा देख सकते हो राजस्थान की करंट बेस पे जितनी भी समितियां गठित की हुई है, विधानसभा के अंदर जो विधेयक पारित किया हुआ है, जो लोकपाल है, ये सारी चीज़ें आपको देख रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा आप चर्चा का देख सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो अपन इसमें देखेंगे कि हिस्ट्री में ज़्यादा मेजर रोल किसका हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, और ज्योग्राफी में कौन सा है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री में। तो यहाँ देखो आपको सभ्यताएं दे रखी है ना, तो सभ्यताएं पूरी नहीं देखी है आपको, बागोर ये 3, 4, 5 सभ्यताएं दे रखी है, तो आपको 5 ही पढ़नी है। बाकी आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो फैक्ट आए हुए हैं वो वहाँ से उठाइए। बाकी जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं इसके लिए बुक एक रिकमेंड करूँगा। तो आपको देखो 2 बुक आती है, एक दिशा 2020 आती है, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ ना, MCQ टाइप के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। दूसरी आती है एक लक्ष्य 10,001। तो इसमें क्या है, लक्ष्य 10,001 में थोड़े से एरर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो आप इसको फॉलो नहीं करिए, है भी कुछ ज़्यादा बड़ी। तो आप जो दिशा 2020 है वहाँ से बेसिक क्वेश्चंस वहाँ देखिए, पूरे एग्जाम से आए हुए हैं, बहुत अच्छे, मतलब लगभग रिपीट होते हैं खूब सारे उस बुक से एग्जाम में। तो वहाँ से आप MCQ देखिए, फिर आपको पढ़ना है आगे तो कैसे पढ़ना है। देखो यदि एक बुक में रेफर करूँ तो आप ले सकते हो लक्ष्य, 2 वॉल्यूम आते हैं, उनसे आपको पढ़ना क्या है, इतनी बड़ी बुक है, आपको दोनों वॉल्यूम या एक वॉल्यूम कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको ओनली सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। यदि इसमें भी आप थोड़ा सा लग रहा हो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, इतनी बुक नहीं पढ़ सकते हो, तो एक सिक्वाल जो इसकी मानचित्रावली आती है ऐसी बुक है, उसमें क्या है फैक्चुअल डाटा पूरा भरा हुआ है, जो प्रीवियस के एग्जाम आए हैं उनको आप ऐसे मैप के साथ पूरा समझाया हुआ है। जैसे बागोर है तो बागोर में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको एक नोट्स की तरह से कंपाइल करके बना दिया। तो आप थोड़ा बेसिक पढ़ना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे आप 9 to 12 बुक चल रही है, ठीक है, राजस्थान अध्ययन नाम से, तो आप बेसिक वो चीज़ पढ़िए, वहाँ से आपको दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी कवर हो जाएगी और आपका राजस्थान की भी कवर हो जाएगा। तो वहाँ से पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, सिक्वाल को फॉलो कर सकते हो। सिक्वाल के साथ आप क्या कर सकते हो, दिशा के आप क्वेश्चन यहाँ से सोल्व कर सकते हो, तो आपके लिए एनफ है। यदि आपके पास टाइम खूब सारा तो आप लक्ष्य को फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा यदि मैं बुक होती है तो पनोरमा भी आती है, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मतलब थोड़ा सा नए स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बोरिंग सा हो जाएगा। तो ये आपको बाकी देखो इसे सिलेबस में देख रहे हो, पड़तियार, मेवाड़, सिसोदिया, इसमें आपको ओनली वही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, वहाँ से MCQ देखना है, यहाँ से जैसे यहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आपको बाकी दोबारा ये सिक्वाल है, ये जो एज आपको नोट्स नहीं बना रहे हो तो एंड लास्ट क्या करना, आप यहाँ से आप रिविजन, फास्ट रिविजन के लिए आप सिक्वाल देख सकते हो, ठीक है। यहाँ यदि देखो आपको ऊपर कल्चर मतलब जो मिडाइवल सा दे रखा है और यह मॉडर्न सा दे रखा है, 57 सेम आ गया। वही जो राजनीतिक जनजागृति, जैसे आपको संगठन कौन कौन से कहाँ राजनीतिक संगठन बनाए गए थे, ये सारी क्रांतिकारी गोपाल दास, जो केसरी सिंह बारटी, सारों सबकी क्वेश्चन, किसान आंदोलन, बेंगू बिजोलिया, आदिवासी आंदोलन, प्रजा मंडल और एकीकरण। तो इनमें करना है क्या आपको, देखो इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके दोनों ये पढ़ रहे हो ना, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये ज़्यादा टॉपिक है। यहाँ से मेजर क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे प्रजा मंडल हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन एक नई क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इनको टॉपिक को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी देना, ठीक है। बाकी जहाँ आप ये पढ़ रहे हो तो आपके क्रांतिकारी, उनका संगठन, उनकी जो 2 पत्रिकाएं हैं उनके कौन कौन से संगठन हैं, ठीक है, तो वो आप जरूर पढ़ना। यहाँ पे आपको संगठन के जैसे सीक्वेंस में तो नहीं देते, लेकिन मैचिंग में क्वेश्चन दे देते हैं कि इधर से संगठन का नाम दे दिया और दूसरी साइड में क्या दे दिया आपको, उस क्रांतिकारी या जो भी था जननायक नेता था तो उसका नाम दे दिया। तो ये सीक्वेंस में क्वेश्चन आते तो वो आपको देखना है,
पड़जा मंडल में सेम ऐसे होता है कि आपको सीक्वेंस भी दे सकता है, पड़जा मंडल की स्थापना कैसे 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 हुई है। और उसके साथ क्या है, देखो उसके साथ आपको इनका सीक्वेंस भी अवरोह आरोह में पूछने के साथ मैचिंग में जो पड़जा मंडल का अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, या उस पड़जा मंडल की विशेष क्या बात थी, वहाँ कोई आंदोलन चला तो वहाँ आंदोलन क्या था। एकीकरण में सेम ऐसा ही है, एकीकरण में इसकी स्थापना दिवस, उसका प्रधानमंत्री और उसके विशेष कोई बात हो तो वो चीज़ें पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका हिस्ट्री का, और साथ में रहा इंडियन कल्चर। कल्चर में आप देखोगे तो देखो इसमें जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू दयाल और राम सनई, और ये तो आप जाम्बो जी देख रहे हो तो विष्णुई संप्रदाय जो आपको दे रखा है वहाँ पे इन्वायरमेंट में, वहाँ पे भी आपको टॉपिक ही दे रखा है। बाकी जसनाथ जी इनके आप बाकी ऐसे खूब सारे संत और संप्रदाय, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इन्होंने दादू दयाल और ये दिए हैं, ठीक है। आपको सिलेक्टेड मैटर लेना है कहीं से, कोचिंग से वो लेना है आपको। बाकी आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप विड्थ में पढ़ना चाहते हो, टाइम है आपके, तो मैंने बुक्स फॉलो कर बता दी, वो कर सकते हो। बाकी ये सेम है, आपको देख सकते हो। यहाँ से आपको आभूषण खूब सारे पूछे जाते हैं, याद रखने लायक नहीं होते लेकिन आपको रखना पड़ेंगे। मेले त्योहार इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है खूब बार, ठीक है। नृत्य नाटक कलाकार इनके पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड कौन से क्षेत्र पूछा जाता है, कौन कौन से होते हैं। वाद्य यंत्र इनके कलाकार पूछे जाते हैं, कौन से नृत्य में और कौन से नाटक में इनका प्रयोग किया जाता है। मंदिर किले ये सारा हस्तशिल्प, भाषा बोलियाँ, भाषा साहित्य, चारण साहित्य, जैन साहित्य, ये सारी चीज़ें, भाषा बोलियाँ कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोलियाँ बोली जाती है। तो इनके लिए आप क्या करना, आपको ये पर्यटन स्थल है तो आप पर्यटन विभाग की साइड पर आप जाके वहाँ से आपको इनको सीक्वेंस दे सकते हो कि ऊपर से नीचे से कौन से महीने में कौन सा जो टूरिस्ट मेला लगता है ना, और पर्यटन कहाँ कौन सा लगता है। तो इसके लिए आप देखोगे तो जैसे हमारे जो अभी कोचिंग में क्लासेज जो पढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड जो टॉपिक है उनके नोट्स जहाँ कहीं पे भी एक मल्टीपल सोर्स से लेके इनको अच्छे से इंक्लूड करके और इनके फैक्ट करके इनको कंसेप्चुअल टाइप में समझा दिया गया है। उसके बाद क्या है, समझाने के बाद क्या आपको ओनली उन फैक्ट को आपको रटना है, फिर जो टेस्ट दी जाती है और प्रैक्टिस होती है वहाँ आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। रहा ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी के लिए जैसे आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है तो आपको ओनली ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है, तो आप इसमें एक देखोगे जिसने इन्वायरमेंट ले रखी है तो उसमें भी इसका मेजर रोल है, ठीक है। जैसे हमारे जो अभी क्लासेज में आपके इन्वायरमेंट ले रखी है वहाँ पे इसको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, बाकी पीपीटी के थ्रू। बाकी आप इसको समझने के लिए मैंने जो 9 to 12 बुक्स बताई आपको वो तो है ही, वहाँ बेसिक कंसेप्ट ही होंगे, वहाँ से आप ये डिपेंड होता है ना, क्वेश्चन सारे वहाँ सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद यदि आप एक मैप टाइप का, तो कुछ राजस्थान में है नहीं, लेकिन एक दक्ष का एटलस जो आता है नॉर्थ सिंह कोटड़ा का, तो वो एक कलरफुल मैप टाइप है। तो वहाँ आपको पूरे कंटेंट और फैक्ट तो नहीं मिलेंगे पूरे, लेकिन हाँ पूरे नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक है। बाकी जहाँ से आप पढ़ रहे हो, जो सिकवाल मानसरावली है या आप लक्ष्य से पढ़ रहे हो, तो वहाँ से आप फैक्ट है वो यहाँ पे आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है, एक्स्ट्रा जो फैक्ट है। और फिर उनको MCQ जो दिशा 2020 मैंने बताई वहाँ से आप फॉलो कर दीजिए, ठीक है। रहा इसमें कंसेप्चुअल टाइप, तो एक ये जलवायु वाला हो गया और ये 2 टॉपिक है, तो ये आपको थोड़े से समझने वाली चीज़ें भी है। जैसे में थार्डवेट और कोपेनहेगन का इसमें पूछा जाता है खूब बार, तो वो आप एक देख सकते हो। बाकी जो रिसोर्सेज ये दे रखे हैं, तो ये रिसोर्सेज आपको इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में और भी जगह दे रखे हैं, ठीक है। ये भी जो खनिज दे रखे हैं ये आपको जैसे जियोलॉजी सब्जेक्ट है तो वहाँ आपको दिख जाएंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी ये आपके इन्वायरमेंट में भी है। और ये जो जनसंख्या वृद्धि घनत्व है ये आपको सारे बजट और करंट में आपको देख सकते हो। जैसे आप राजस्थान की इकोनॉमिक्स देखोगे अभी, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिलेगी आपको। तो राजस्थान की जैसे GDP होती है या SDP है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि राजस्थान की इकोनॉमिक्स स्पेशल इकोनॉमिक्स नहीं होती है, वो क्या होती है कि आपको जो सर्वे होता है प्लस जो बजट होता है। अभी जो हमारा वीडियोज़ हमने जो इसके लिए डाले हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो सर्वे को बेसिक तो साथ में कवर किया ही हमने, साथ में क्या किया, इसको बजट और सर्वे दोनों को हमने इसके साथ इंक्लूड किया है। तो आप देखोगे तो इसमें पूरा कवर हो चुका है सिलेबस। आप हमारे साइट पे विजिट करना और इसके एक बार वीडियोस देखना। बिल्कुल प्राइस हमने बिल्कुल सेगमेंट वाइज दे रखी है, 500 रुपये पर हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने दे रखा है, मतलब 500 रुपये के लिए, ज़्यादा नहीं है। ऐसे आप राजस्थान का इकोनॉमिक्स परचेज करोगे तो ओनली 500 रुपये। ऐसे इंडियन कल्चर लोगे या इंडियन हिस्ट्री लोगे तो ऐसे हर सेगमेंट वाइज आपको परचेज कर सकते हो।
किसी को जैसे हिस्ट्री आ रही है, किसी को आपको मतलब राजस्थान का पोर्शन पढ़ना है, तो आप पर्टिकुलर सेगमेंट परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहे बात इनकी। अब आती है बात करंट अफेयर। करंट अफेयर में देखो दो चीज़ आती है सामने। एक करंट अफेयर को जैसे अब पिछली बार 2019 में एग्जाम था और अगस्त में एग्जाम था, 28 अगस्त से लेकर सितंबर फर्स्ट वीक तक। उस टाइम जो ऐसे बोल रहे हैं कि एग्जाम के हो सकता है उस टाइम पेपर टाइप हो चुके हैं या पेपर बन चुके हैं, तो उस टाइम का करंट 2019 का पढ़े या नहीं पढ़े। और 2000 अब लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन से फिर लंबा करंट खींच गया, तो अब लॉकडाउन के बाद में करंट पढ़े या नहीं पढ़े। तो मैं इतना सा कहना चाहूँगा, पिछली बार जैसे जून के लास्ट वीक 2019 में और या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, और जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था वो 22 या 23 जून को समथिंग एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, उनका एग्ज़ाम था 12-13 जुलाई के समथिंग, जुलाई में, तो लगभग उनके एग्ज़ाम 15-20 दिन एग्ज़ाम पहले हुआ था। और इनके जो करंट आया था वो पहले वाला आया था, क्योंकि गहलोत साहब ने बोला था कि पेपर छप चुके हैं। ठीक है, 6 करोड़ का खर्चा ऐसा कुछ आया, तो उन्होंने हुबहू वही पेपर चिपका दिए। तो यहाँ रहा बात एसीएफ के लिए, तो एसीएफ के लिए आपका एग्ज़ाम पहले कम से कम 1.5 महीना पहले एग्ज़ाम पोस्ट में है। तो देखो इसमें दो प्रोबेबिलिटी है। एग्ज़ाम ये तो पेपर लगभग 1 महीना पहले पेपर टाइप मतलब बन जाते होंगे या बना देते होंगे। तो आप यहाँ करंट देखोगे तो वो करंट पढ़े ना पढ़े, तो इसके लिए बेसिक इतना कर सकते हैं कि जैसे 2019 का जो ईयरली बुक आती है कोई भी, जैसे ईयरली बुक राजस्थान के लिए आप देखोगे तो मूमल की ईयरली बुक आती है और क्रोनोलॉजी की ईयरली बुक आती है। इसके अलावा यदि आप एक बुक बहुत अच्छी बुक आती है पनोरमा, तो इसमें क्या है, पनोरमा में आपको इसमें जैसे ज्योग्राफी है वहाँ आप कवर हो जाएगी, जैसे इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट कवर हो जाएगा, पॉलिटी का करंट कवर हो जाएगा, साथ में जो इन्वायरमेंट के बेसिक अपडेटेशन जो भी अपडेट है वो आ जाएगा आपके, इकोनॉमिक सर्वे लगभग पूरे इसमें फैक्ट इसमें आ जाते हैं। करंट तो साथ में जो गेम्स स्पोर्ट्स वो तो आते ही साथ में। ठीक है, तो कवर कर सकते हैं। बाकी 2020 है और अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी आगे आने वाला है, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसका करंट भी आपको करना ही है, नो डाउट। इसमें ले तो रहा बात इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए आप करंट के लिए दे सकते हो, जैसे खूब से दृष्टि फॉलो करते हैं, क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं, क्रॉनिकल सॉरी, और तीसरी चीज़ की पीडी प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करते हैं। तो आप जो कर रहे हैं फॉलो बेस्ट है, नो डाउट। उसके अलावा यदि आप फॉलो करना चाहो यदि कोई करंट, तो यदि बुक्स लेना चाहो तो महासागर आती है, ये ईयरली भी आती है, 6 मंथ भी आती है, तो आप 2019 की ईयरली पढ़ सकते हो। बाकी आप मंथली भी आती है, पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे यूट्यूब पे आपके खूब सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस डालते हैं, मंथली स्टडी IQ खूब सारे एग्जाम है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा करंट की बात। करंट का मेजर रोल होता है 10 से 15 के समथिंग क्वेश्चन, तो आपके आराम से इसमें रोल रहेगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम की डेट को लेके। ठीक है, तो एग्जाम की डेट को अपन लेके ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें अपन यही समझा देते हैं। ठीक है, एग्जाम की डेट के दो पहलू है। एक एग्जाम की डेट की कि स्टूडेंट्स बोले जा रहे हैं कि सर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि अब एग्जाम कोई नई वैकेंसीज नहीं आएगी और नए एग्जाम नहीं कराएगी, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्यों कराएगी, और ये फलाना फलाना सब कुछ बोले जा रहा है। दूसरा ये है कि जैसे और भी एग्जाम्स ACF से पहले हुए थे, जैसे लाइब्रेरियन का हुआ, संस्कृत का डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, तो ये एग्जाम भी इसके पहले होंगे, तो अभी इसकी बारी नहीं होगी। तो एग्जाम डेट के बारे में एक ही चीज़ है, मैं इतना बताऊं। पहले अपन इस पर बात करते हैं कि इसका सिलेबस, आपने सिलेबस देखा होगा तो एक तो कंपलसरी आपकी जीके है, जीके के अंदर आपको देखा होगा कि राजस्थान और इंडिया है, साथ में आपकी इंग्लिश है, उसके साथ आपके 2 ऑप्शनल है। यदि आप इनको काउंट करोगे डेज, तो काउंट करोगे डेज, तो यदि आज से आप शुरुआत करते हो, यदि आपने शुरू भी कर दिया पहले या एक बार रीडिंग कर रखी है, तो जीके कवर करने में आपको कम से कम इंडिया जीके करोगे या राजस्थान करोगे तो 50 डेज मान के चलो। यदि 50 डेज यदि किसी ने पहले से अच्छे से कर रखा है तो 30 डेज तो आप मान के चलो। ठीक है, यहाँ इंग्लिश पैरेलल में भी चलाते हो आप, तो भी आपके ये इंग्लिश आराम से 20 डेज आपके इंग्लिश के हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे आप और एग्जाम देख रहे हो, हाँ सॉरी, इसमें ऑप्शनल आपके पास 2 ऑप्शनल है।
तो 2 ऑप्शनल में आप क्या देख रहे हो कि एक ऑप्शन को आपको करने के लिए 30 डेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, यदि दूसरे को भी आप कर रहे हो 30 डेज, तो आप ये देख रहे होगे कि एवरेज आप मिनिमम बता रहा हूँ 50 डेज यहाँ पे होते हैं और 60 डेज यहाँ होते हैं, 110 मतलब 110 डेज तो आपके मिनिमम यहाँ पे आप काउंट करके देख रहे हो। तो कितना महीना हो गया, 3 से 4 महीने। अब आज अपने पास क्या है, मई, आगे हमारा टाइम क्या है, जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, ठीक है, 4 महीने। अब मानते हैं कि लॉकडाउन में क्या है, लॉकडाउन में एक्चुअल में अभी ये बोले जा रहा है कि जून में अभी लॉकडाउन चलेगा, मानते हैं जून में लॉकडाउन और चलता है, जुलाई तो नॉर्मल सिचुएशन होती है, ठीक है, होती है। आरपीसी यदि अपनी एक्टिव मोड में आती है, जैसे आरपीसी एक्टिव मोड में ही है अभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आ गया है आरपीसी, जैसे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। और आरपीसी का जो स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ एक बार, आरपीसी का स्टेटमेंट क्या है कि हमारे प्रायोरिटी में पहले वो एग्ज़ाम है जो अभी पहले से चले आ रहे हैं, रिमेनिंग एग्ज़ाम है, ठीक है। डोटासरा सर से जो बोला गया था, उनसे उन्होंने बोला था कि अभी न्यू वैकेंसी जो भी है एक बार के लिए नए सिरे से स्टार्ट की जाएगी। गहलोत जी का ये है, सबका गवर्नमेंट का भी ये जिनसे पूछा गया था उनमें ये बोला गया कि नई भर्तियाँ, मतलब ये बोला गया, नए अखबार में आप यदि न्यूज़ देखी होगी आपने, नई भर्तियाँ अभी संशय में, मतलब यहाँ बोला गया नई भर्तियाँ। आरपीसी के पास अभी जो भी वैकेंसीज है, जैसे इसके अंदर आप देखोगे तो एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, संस्कृत डिपार्टमेंट से हैं, और भी लॉ प्रोटेक्शन ऑफिसर और भी कुछ एग्जाम्स हैं, तो वो है। अब इनसे प्रायोरिटी में ये एग्ज़ाम आरपीसी पहले है या एसीएफ है, तो मैं इतना बता दूं कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हो रहा था, अभी पिछली बार क्या, अभी जैसे जून में होने वाला था एग्ज़ाम, तो यही था कि इसको एसीएफ को कम से कम 10 दिन के समथिंग का अबाउट आप 8-10 दिन मान सकते हो, 1 वीक से 10 दिन का टाइम मिलेगा इसको चाहिए। तो क्योंकि इसमें इतने सारे ऑप्शनल है और कंपलसरी एग्ज़ाम भी है, तो 10 दिन तो इसको चाहिए। ये 10 दिन का गैप लंबा आरपीसी को कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसलिए आरपीसी ने क्या किया, जो पहले छोटे एग्जाम थे उनको घुरा लिया, और फिर 15 आपने देखा होगा तो 15 मई तक आरपीसी ने एक एग्जाम की डेट दे रखी थी, संस्कृत विभाग का पता नहीं कौन सा था, या फर्स्ट ग्रेड का कोई एग्जाम था। उसके बाद आरपीसी में स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी, और यह था कि उसके बाद में 25 जून से लगभग आरपीसी फिक्स था ये डेट एग्ज़ाम का होना, 25 जो जून से लेके और या जुलाई फर्स्ट वीक में, ये एक आइडिया है। और उसी टाइम 99% एग्ज़ाम लगभग सोच के चल रहे थे, ठीक है। अब नहीं होना है। अब आरपीसी पास क्या है कि आरपीसी पास टाइम पीरियड चाहिए एक लंबा स्लॉट, जो 8 से 10 दिन का एग्ज़ाम हो। तो 8 या 10 दिन का एग्ज़ाम स्लॉट हो तो वो कभी भी हो सकता है, इन एग्ज़ाम से पहले भी हो सकता है, इन एग्ज़ाम से बाद में हो सकता है, तो ये आरपीसी तय करेगी। तो आप ये सारे रूमर्स जो आ रहे हैं, कहते हैं कि आरपीसी के बाहर भी एक आरपीसी चलती है, तो उनके चक्कर में मत पड़िए। आप ये डिजिट देखिए कि आपके पास 3 से 4 महीने सिलेबस को करने में लग जाएंगे, क्योंकि आपको फिर इसका रिवीजन भी करना है, आपके इसके एमसीक्यू भी सोल्व करने हैं, और इतना कंपटीशन टफ है, तो आपको मतलब स्टडी ऐसे तो है नहीं कि आपको 1 टाइम रीडिंग करनी है। तो टाइम है, सफिशिएंट है, एनफ है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो आप 3 या 4 महीनों में एग्ज़ाम आराम से हो सकता है, क्योंकि सितंबर के बाद आरपीसी जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी, अभी आरपीसी लगभग आपने देख रहा होगा हर चीज़ नॉर्मल हो रही है, और आने वाले 2 महीने में नॉर्मल हो जाएगी। तो आरपीसी को क्या करना है, आरपीसी अभी फिलहाल सारी स्ट्रेटजी दे सकती है, टेंटेटिव डेट देगी आरपीसी, छोड़ देगी, आप मान के चलिए। और उस टेंटेटिव डेट देती है तो आरपीसी यहाँ से आप मान तो 4 महीने बाद में भी एग्ज़ाम होता है, तो सितंबर के बाद एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो माइंड सेट रखिए सितंबर के बाद एग्ज़ाम के लिए कि जो भी इसकी एग्ज़ाम की डेट आए वो सितंबर के बाद हो सकती है। और सितंबर तक अपने पास टाइम कितना है, 3 से 4 महीने हैं, और ये 3 से 4 महीने आपके लिए एनफ है, सफिशेंट है, बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, और जो भी नोट्स या बुक्स या स्टडी मटेरियल आपको नीड है, जैसे कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको चाहिए होता है कि मुझे ये बुक्स कहाँ से पढ़ूँ, या मेरे पास अभी लॉकडाउन में कहीं हम इंगेज है तो हम पढ़ नहीं पा रहे, तो आप हमें मैसेज ड्रॉप करिए, और कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो हम अवेलेबल कराएंगे। बाकी हमारे क्लासेस जो सारी अवेलेबल है, वहाँ आप वीडियो लेक्चर पूरे देख सकते हो,
ठीक है। हमारे साइट पे जाके और भी कोई क्यूरीज है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। साथ में आगे एक वीडियोस और आएंगे जो पूरी क्लासेस के बारे में आपको सिलेबस फीस सारा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। साथ में एक यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको एसीएफ से राजस्थान से कम्पीट करते हुए पूरी स्ट्रेटजी आपको फॉलो कराई जाएगी, तो वो एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।